Hello guys, welcome to yet another revision video. This time around we are revising another chapter which is a consistent chapter in your question paper. एक डेडिकेटेड क्वेश्चन रेसिडेंशियल स्टेटस में से हमेशा आएगा और वो क्वेश्चन थोड़ा प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन भी होगा इन द सेंस कि भाई स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेक्शन नंबर 5 पे तुम्हें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड इट इज़ अ वेरी मैनेजेबल सम इफ़ यू नो दिस चैप्टर. चलो इस चैप्टर का रिविजन स्टार्ट करते हैं. सेक्शन नंबर 5 से लेके सेक्शन नंबर 9 दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू स्टडी इन दिस चैप्टर. सीक्वेंशियली बात करें तो सेक्शन 5 सबसे पहला सेक्शन आता है, बट सेक्शन 5 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्शन 6 रेजिडेंशियल स्टेटस, सेक्शन 7 इनकम्स डीम्ड टू बी रिसीव्ड, सेक्शन 8 डिविडेंड एंड सेक्शन 9 इनकम्स डीम्ड टू अक्रू. So sequence of study, if you ask me, this has to be the last section that you should study ताकि पूरा चैप्टर कंबाइन होके सेक्शन 5 पढ़ लो तो पूरा चैप्टर रिवाइज भी हो जाए. सबसे पहले यू ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज हाउ डू यू डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस. ये चीज आप सबसे पहले पढ़ो. रेसिडेंशियल स्टेटस तो नॉर्मली स्पीकिंग you are either a resident or a non-resident. If you are a resident तो उसके दो bifurcations होते हैं, resident and ordinarily resident या फिर resident but not ordinarily resident. So in a way those bifurcations are opposites of each other. एक है resident and ordinarily speaking, generally speaking resident. दूसरा है not ordinarily, not generally resident but in the current year you are a resident. तो sequentially जब आप एक सम सॉल्व करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिसाइड, यू विल डिटरमाइन कि बंदा रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है. अगर बंदा नॉन रेजिडेंट है तो मामला उधर ही खत्म हो गया, रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड हो गया, फिनिश्ड. अगर बंदा रेजिडेंट है तो फिर दो सब पार्ट्स, क्या वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है या फिर वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है. देयर इज दैट वन स्मॉल थिंग डीम्ड रेजिडेंसी. सो आपका थिंकिंग, आपका एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन कैसे होने वाला है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक फॉर रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट समथिंग कॉल्ड एज बेसिक कंडीशंस. देयर आर टू बेसिक कंडीशंस दैट यू विल चेक. दोनों में से कोई एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो तुम रेजिडेंट बने, दोनों में से कोई एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो तुम रेसिडेंट बने, रेसिडेंट. दोनों की दोनों बेसिक कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं हुई देन यू बिकम अ नॉन रेसिडेंट. चलो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दीज थिंग्स आर. बेसिक कंडीशन नंबर 1. नाउ वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल पिकिंग अप जनरल केसेस. जनरल केसेस के बाद कुछ स्पेशल केसेस देखने हैं, कुछ एक्सेप्शंस देखने हैं. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जनरली स्पीकिंग किस तरीके से किसी भी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड होता है वो समझने की कोशिश करते हैं. बेसिक कंडीशन नंबर 1, स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब तुम्हारा प्रीवियस ईयर 24-25 शुड बी मिनिमम 182 days. इफ यू सेटिस्फाई दिस कंडीशन यू बिकम अ रेसिडेंट. इफ यू डू नॉट सेटिस्फाई दिस कंडीशन तो यू चेक द सेकेंड बेसिक कंडीशन जिसमें लिखा है स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर दैट इज 24-25 शुड बी मिनिमम 60 days एंड योर टोटल स्टे इन इंडिया फॉर 4 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर. मतलब ये तुम्हारे 4 years है 2021 से लेके 23-24. तुम्हारा प्रीवियस ईयर है 24-25, उसमें से 4 माइनस कर दो तो दिस इज 2021. तो पिछले 4 सालों में आपका टोटल स्टे मिनिमम 365 days और बीच में डाल के रखा है वर्ड एंड. सो PY 24-25 में मिनिमम 60 days और प्रीसीडिंग 4 years में टोटल मिनिमम 365 days. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो यू बिकम अ रेजिडेंट. अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई देन यू बिकम अ नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अगर तुम इंडिया के रेसिडेंट बने तो तुम एक्स्ट्रा एडिशनल कंडीशंस चेक करो. एडिशनल कंडीशन नंबर 1, द इंडिविजुअल शुड बी अ रेसिडेंट. और रेसिडेंट कैसे बनोगे? रेसिडेंट बनोगे ये कंडीशंस चेक करके.
द इंडिविजुअल शुड बी अ रेजिडेंट इन मिनिमम 2 years आउट ऑफ 10 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। तो आपका प्रीवियस ईयर 24-25 है, पास्ट 10 years विल बी 2014-15 से लेकर 2023-24। ये 10 years में से मिनिमम 2 years यू शुड बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब मिनिमम 182 डेज का स्टे या मिनिमम 60 डेज का स्टे इन दैट ईयर एंड प्रीसीडिंग 4 years का टोटल स्टे 365। ये तुम्हें पिछले 10 सालों के लिए बेसिक कंडीशन 1, बेसिक कंडीशन 2 चेक करनी है। कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो तुम उस साल के लिए रेसिडेंट बन गए। ऐसे मिनिमम 2 साल होने चाहिए फॉर विच यू शुड बी अ रेजिडेंट। अगर आपकी ये एडिशनल कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो जाती है, देन यू चेक एडिशनल कंडीशन नंबर 2। एडिशनल कंडीशन नंबर 2 says फॉर प्रीसीडिंग 7 years, मतलब दिस इज फ्रॉम द ईयर 17-18 टू द ईयर 23-24। 17-18 से लेकर 23-24 पिछले 7 years का आपका टोटल स्टे शुड बी बेयर मिनिमम 730 डेज। तो पिछले 10 सालों में से मिनिमम 2 years आप इंडिया के रेजिडेंट हो गए और पिछले 7 years में टोटल स्टे इन एग्रीगेट मिनिमम 730 डेज। अगर दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हुई, अगर दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हुई, देन यू आर अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। अगर एडिशनल कंडीशन 1 इज नॉट सेटिस्फाइड तो तुम रेसिडेंट तो हो बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अगर एडिशनल कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गई बट एडिशनल कंडीशन 2 सेटिस्फाई नहीं होती तो भी यू आर अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। दैट इज वाई देखो हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा, हाउ डज एनीवन बिकम अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट? satisfies any one basic condition but you have to satisfy both the additional conditions. How does anyone become a resident but not ordinarily resident? You satisfy any one basic condition but you do not satisfy both the additional conditions. मतलब दोनों की दोनों additional condition satisfy नहीं हुई, या तो सिर्फ एक additional condition satisfy हुई या तो फिर 0 additional conditions सेटिस्फाई हुई। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती एडिशनल तो यू आर अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ओके, ये अपना जनरल केसेस का डिस्कशन हुआ। जनरली किसी भी इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस इस तरीके से डिटरमाइन होगा। एक्सेप्शनल केसेस, अब ये जो सारे एक्सेप्शनल केसेस है ना, इसमें तुम्हारी बेसिक कंडीशन 2 अप्लाई नहीं होती। मिनिमम 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर और प्रीसीडिंग 4 years का टोटल मिनिमम 365 डेज, ये चेक करना ही नहीं है। यू डू नॉट हैव टू चेक इट, यू जस्ट हैव टू चेक बेसिक कंडीशन नंबर 1। ये 3 केसेस क्या है? इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, तो 182 डेज और मोर इफ यू आर इन इंडिया इन द पीवाई तो तुम रेजिडेंट, वरना तुम नॉन रेजिडेंट। इंडियन सिटीजन who leaves India as a member of crew of an Indian ship, तो you are an Indian citizen who is leaving India as a crew member, तो बेसिक कंडीशन 2 सेटिस्फाई नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाई होने, बेसिक कंडीशन 1 चेक करनी है, दैट इज मिनिमम 182 डेज। थर्ड, एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who is outside India, who comes to India, important word, for a visit. विजिट करने आता है मतलब टेम्पररी पर्पस के लिए आता है। अगर वो विजिट करने आता है तो क्वेश्चन में तुमको ये वर्ड यूज किया हुआ मिलेगा, ही विजिट्स इंडिया। वो एक इंडियन सिटीजन है या फिर वो एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। अब ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब क्या? तो ये देखो, एन इंडिविजुअल इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर वो खुद अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ था, इंडिया बिफोर द पार्टीशन, या फिर ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स मॉम और डैड अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, तो वो बंदा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है।
या एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स मेटरनल और पेटर्नल, दादा दादी नाना नानी मम्मी पापा या वो खुद, इसमें से कोई भी अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ था तो वो बंदा, वो इंडिविजुअल इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। नाउ वी आर सेइंग कि वो जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो अब्रॉड है, वो इंडिया में किसी टेम्पररी पर्पस विजिट के लिए आता है, तो उस बंदे का रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करते वक्त you are not going to apply basic condition 2, you are only going to apply basic condition number 1। मतलब in all these 3 cases, if he is staying in India for minimum 182 days, he is a resident, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, सीधा नॉन रेसिडेंट बन गया। अच्छा, इफ ही इज अ रेसिडेंट तो एडिशनल कंडीशंस तो जैसी है वैसी ही रहेगी। मतलब ये जो एक्सेप्शन क्रिएट हुआ ना, ये एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंडीशंस के लिए क्रिएट हुआ है, एडिशनल कंडीशंस के लिए क्रिएट नहीं हुआ है। ओनली बेसिक कंडीशन 2 इज नॉट एप्लीकेबल। अगर बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाई करके आप रेसिडेंट बनते हो तो पिछले 10 इयर्स और पिछले 7 इयर्स चेक करके एंड ऑर्डिनरली या नॉट ऑर्डिनरली तो डिटरमाइन करना ही पड़ेगा। एक नोटिफिकेशन है, the following period shall be considered as stay outside India for a citizen of India who is a member of crew of a foreign bound ship। हर एक बंदा जो क्रू मेंबर होता है उसको अपने शिप के कैप्टन से एक सर्टिफिकेट मिलता है कॉल्ड एज कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। इस कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में जो भी डेट लिखी है, दोज डेट्स और उन डेट्स के बीच का पीरियड, those 2 dates और वो डेट्स के बीच का पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी स्टे आउटसाइड इंडिया। अगर 21 जुलाई 2024 को वो क्रू मेंबर शिप में ज्वाइन हुआ और 12 दिसंबर 2024 को उसने अपना ड्यूटी साइन ऑफ किया, तो 21 जुलाई एंड उसके बाद का पीरियड इंक्लूडिंग 12 दिसंबर, दिस विल बी ट्रीटेड एज स्टे आउटसाइड इंडिया। मतलब ही इज स्टेइंग इन इंडिया 13th December onwards, he is staying in India up to 20 जुलाई। इस 21 जुलाई और 12 दिसंबर ये दोनों डेट्स और उसके बीच का पीरियड विल बी कंसिडर्ड एज स्टे आउटसाइड इंडिया। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, मतलब when you determine the residential status of an individual, जनरल केसेस में, या लेट मी पुट इट लाइक दिस, अगर वो क्रू मेंबर वाला एक्सेप्शन नहीं है तो बाकी किसी भी सम में एक अजम्पशन लेके चलना है। व्हेन यू आर काउंटिंग द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया, तो द डेट ऑफ अराइवल इनटू इंडिया एंड द डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम इंडिया इज टू बी अज्यूम्ड एज स्टे इन इंडिया। 28 फरवरी 2025 वो इंडिया में लैंड करता है, तो दिस डेट 28 फरवरी इज कंसिडर्ड एज स्टे इन इंडिया। 28 फरवरी 2025 वो इंडिया से उड़ के आउट ऑफ इंडिया जाता है, तो 28 फरवरी डिपार्चर डेट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज स्टे इन इंडिया। सो नंबर ऑफ डेज काउंट करते वक्त दिस इज एन assumption that you need to keep in mind. So now coming to first special case, हमने जनरल केसेस देख लिए, 2 बेसिक कंडीशंस, 2 एडिशनल कंडीशंस। हमने 3 एक्सेप्शन केसेस देखे। इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ अ शिप, Indian citizen or a person of Indian origin who is abroad and who comes to India for a visit। अगर ये 3 एक्सेप्शनल केसेस है तो बेसिक कंडीशन 2 विल नॉट अप्लाई, बेसिक कंडीशन 1 अप्लाई होगी, और अगर जरूरत पड़ी तो 2 एडिशनल कंडीशंस चेक कर लेना। नाउ स्पेशल केस 1, वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, हमने डेफिनेशन अभी देख लिया, who is outside India and who comes to India for a visit। ये वाला तो अपना थर्ड एक्सेप्शन जो पढ़ा था एग्जैक्टली उसी का लैंग्वेज है, बट फिर लिखा हिज, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाँ,
ये पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट है। हिज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। टोटल इनकम मतलब टैक्सेबल इनकम। सेक्शन 10 वाली एग्जेम्प्ट इनकम्स टोटल इनकम में कभी इंक्लूड नहीं होती। अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, इस ब्रैकेट को प्लेन सिंपल इंटरप्रेट करो तो अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस मतलब फॉरेन सोर्सेज वाली इनकम नहीं कंसिडर करनी है, तो इंडियन सोर्सेज वाली इनकम कंसिडर करनी है। राइट नाउ 2 मिनट के लिए इस मीनिंग को ऐसे ही लेके चलो। टोटल इनकम में सिर्फ टैक्सेबल इनकम आएगी, एग्जेम्प्ट इनकम्स इंक्लूड नहीं करनी है और इंडियन सोर्सेज वाली इनकम लेनी है। दिस अमाउंट इज ग्रेटर देन 15 लाख रुपीज। सो एक इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑलरेडी अब्रॉड एंड हु कम्स टू इंडिया फॉर अ विजिट ड्यूरिंग द ईयर, और उसका इंडियन सोर्सेज वाला इनकम अगर 15 लाख रुपीज से ज्यादा है, तो जब इस बंदे का रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करोगे, बेसिक कंडीशन 1 तो जैसी है वैसी ही रहेगी, मिनिमम 182 डेज। बट द फर्स्ट मेजर चेंज दैट कम्स अप इज इफ सच अ इंडिविजुअल, ये स्पेशल केस 1 में आने वाला इंडिविजुअल, if such an individual is staying in India for minimum 182 days, तो वो डायरेक्टली रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बन जाएगा। गाइस, डायरेक्टली रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बन जाएगा। ऑर्डिनरीली रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट तो हम एडिशनल कंडीशंस के बेस पे देखते थे ना, लेकिन अगर आप इस स्पेशल केस में आते हो, एडिशनल कंडीशंस चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले 10 साल का टोटल, पिछले 7 साल का टोटल तुम्हें कुछ चेक करना ही नहीं है। इफ यू सेटिस्फाई बेसिक कंडीशन नंबर 1, यू आर डायरेक्टली रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। इफ यू डू नॉट सेटिस्फाई बेसिक कंडीशन नंबर 1, बेसिक कंडीशन 2 का मॉडिफाइड वर्जन चेक करो। ना, ये मॉडिफाइड वर्जन क्या है? 60 की जगह पे 120 डेज स्टे इन इंडिया। बाकी पूरी बेसिक कंडीशन 2 जैसी है वैसी ही रहती है। मिनिमम 60 डेज इन द पीवाई 24-25 और पिछले 4 साल का टोटल मिनिमम 60 की जगह पे मिनिमम 120 और पिछले 4 साल का टोटल मिनिमम 365। अगर ये मॉडिफाइड बेसिक कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो गई तो यू आर अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। अगर ये भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो यू बिकम अ नॉन रेजिडेंट। If the individual is covered by special case 1, so there is no need to check additional conditions. If the total income other than income from foreign sources is less than or equal to 15 lakh rupees, तो special case 1 अप्लाई नहीं होगा, बट वो exceptional case नंबर 3 में कवर हो जाएगा। ओके, सो इस चीज को ना एक एकदम सिंपल तरीके से प्रेजेंट करने के लिए ना, अंडरस्टैंड व्हाट आई राइट डाउन, एंड इफ यू फील कि ये कॉपी करने लायक है तो वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना। वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। दिस पर्सन इज ऑलरेडी अब्रॉड। दिस पर्सन कम्स टू इंडिया फॉर अ विजिट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब इस बंदे का टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस चेक करो। इफ इट इज ग्रेटर देन 15 लाख रुपीज, तो गाइस व्हाट इज एप्लीकेबल? सर, इसमें तो स्पेशल केस अप्लाई होगा। स्पेशल केस नंबर 1 इज एप्लीकेबल, विच मीन्स बेसिक कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई कर दी तुमने, तो तुम सीधे सीधे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। बेसिक कंडीशन 2 का मॉडिफाइड वर्जन अगर तुमने सेटिस्फाई कर दिया तो तुम रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। और अगर कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो तुम सीधे सीधे नॉन रेसिडेंट। मतलब एज अ नोट यहां पे मैं लिख देता हूं कि भाई एडिशनल कंडीशंस तो चेक करनी ही नहीं है, वो तो अप्लाई ही नहीं होता। लेकिन अगर total income other than income from foreign sources is less than or equal to 15 lakhs, तो सर अब तो हम थर्ड एक्सेप्शन में आ जाएंगे। एंड इफ आई एम कवर्ड बाय द थर्ड एक्सेप्शनल केस, तो
बेसिक कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो गई क्या? अगर सेटिस्फाई हो गई तो रेसिडेंट। बेसिक कंडीशन नंबर 2 तो अप्लाई ही नहीं होती, तो बेसिक 1 अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो सीधा सीधा नॉन रेसिडेंट। और अगर बेसिक कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो गई तो एडिशनल कंडीशंस को चेक करो। एडिशनल कंडीशंस चेक करी तुमने, या तो यू आर अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, या तो यू आर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, जैसे तुम नॉर्मली करते हो। सो ये कंपैरिजन आई विल जस्ट पुट इट अप प्रॉपरली। अगर ये कंपैरिजन लिखना हो तो लिख लो गाइस। Going ahead, the concept of deemed residency. Deemed residency, deemed मतलब क्या? Assumed. So you are an Indian citizen. This concept does not apply to person of Indian origin. तुम्हारा total income other than income from foreign sources, मतलब in a little bit loose terms, Indian sources वाला income is greater than 15 lakhs. And you are earning income outside India, बट यू आर नॉट लाइबल टू पे टैक्स आउटसाइड इंडिया। या तो तुम्हारे रेजिडेंशियल स्टेटस की वजह से, या किसी और क्राइटेरिया की वजह से, या तुम्हारे डोमिसाइल वहां के स्टे की वजह से, बट इंडिया के बाहर तुम इनकम कमा तो रहे हो बट यू आर नॉट पेइंग एनी टैक्स आउटसाइड इंडिया, एंड यू आर एन इंडियन सिटीजन एंड योर इंडियन इनकम इज अबाउट 15 lakhs. Then no need to check any basic conditions, no need to check any additional conditions. You are deemed to be a resident but not ordinarily resident for the current year. इस deemed residency के concept के लिए you must be a Indian citizen, you must be earning income outside India but not paying tax outside India, and your income from Indian sources should be greater than 15 lakh rupees. So condition number 1 Indian citizen, condition 2 Indian income 15 lakh से ज़्यादा, condition 3 not paying tax outside India although you are earning income outside India. तो कोई बेसिक कंडीशन, कोई एडिशनल कंडीशंस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस यहाँ पे ख़त्म होता है। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट सी चीज़ समझ लो, स्पेशल केस नंबर 1 जहां पे वो मॉडिफाइड बेसिक कंडीशन 2 था, एंड स्पेशल केस नंबर 2 डीम्ड रेजिडेंसी, दोनों में ये पूरा टर्म था टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। इसके बेस पे इंस्टीट्यूट ने जब पास्ट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं वो इस डेफिनेशन के बेस पे है। ये डेफिनेशन बहुत जरूरी है। व्हाट इज टू बी इंक्लूडेड इन योर टोटल इनकम? ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम। एंड व्हेन यू से ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम, इसका मतलब उन हेड्स ऑफ इनकम में मिलने वाले डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस सब माइनस करो आप। इनकम अराइजिंग फ्रॉम पीजीबीपी, बिजनेस इनकम, प्रोफेशनल इनकम विच अक्रूज आउटसाइड इंडिया, मतलब आपका ट्रांजैक्शन आउटसाइड इंडिया हुआ है बट उसका कंट्रोल, उसका सेटअप इंडिया में है, तो उस अमाउंट को इंक्लूड करना है। से गुड्स आर सोल्ड इन मॉरिशस बट द बिजनेस का कंट्रोल इज इन मुंबई, तो ये बिजनेस प्रॉफिट तुम्हारे टोटल इनकम में इंक्लूड होगा। ऑल द डिडक्शंस अंडर द रिस्पेक्टिव हेड्स, ऑल द डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब चैप्टर 6A 10AA शैल बी अलाउड। नॉर्मल तरीके से जैसे आप टोटल इनकम कैलकुलेट करते हो वैसे ही कैलकुलेट करना है। व्हाट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड? इनकम्स एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, ये आपको इंक्लूड नहीं करना है। इनकम अदर देन पीजीबीपी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज विच अक्रूज आउटसाइड इंडिया। Income from PGBP, business income, which accrues outside, and the control, the setup is also outside. मैंने गुड्स सिंगापुर में बेचा और मेरा बिजनेस का पूरा सेटअप ऑस्ट्रेलिया में है। अब इस ट्रांजैक्शन में से आने वाला बिजनेस प्रॉफिट टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस इस पूरे कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होगा। सो ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आरटीपी में भी सम्स पूछे थे, इससे रिलेटेड मई 2023 में भी एक एग्जाम क्वेश्चन पूछा था, तो इस डेफिनेशन को बराबर से समझ लेना। इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस सुपर क्विक फायर फटाफट रिवाइज कर देता हूं। बेसिक कंडीशन 1 मिनिमम 182 डेज, बेसिक कंडीशन 2
मिनिमम 60 डेज इन द पीवाई एंड प्रीसीडिंग 4 पीवाई का टोटल शुड बी मिनिमम 365। दोनों में से एक सेटिस्फाई हो गया, तुम रेजिडेंट बन गए, दोनों नॉट सेटिस्फाइड, तुम नॉन रेसिडेंट। एडिशनल कंडीशंस आर टू बी चेक्ड ओनली व्हेन यू आर अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट एडिशनल कंडीशन, पिछले 10 ईयर्स में से मिनिमम 2 ईयर्स यू आर अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड पिछले 7 ईयर्स में तुम्हारा टोटल स्टे शुड बी मिनिमम 730 डेज। If both the additional conditions are satisfied, you are a resident and ordinarily resident. If any one additional condition is not satisfied, if both additional conditions are not satisfied, you are a resident but not ordinarily resident. 3 exception cases: Indian citizen leaving India for employment, Indian citizen leaving India as a crew member, Indian citizen or a person of Indian origin who is already abroad who comes to India for a visit और उसका ये टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख या उससे कम है, तो हम 3 एक्सेप्शन केसेस में आ जाएंगे। बेसिक कंडीशन 2 विल नॉट अप्लाई, बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाइड तो रेसिडेंट वरना नॉन रेसिडेंट, एडिशनल कंडीशंस तो जैसा है वैसा चेक करना ही है आपको। स्पेशल केस 1, you are an Indian citizen or a person of Indian origin, you are abroad, you come to India for a visit during the previous year and your total income other than income from foreign sources is greater than 15 lakhs. Now if you satisfy minimum 182 days wali basic condition number 1, you are a resident and ordinarily resident directly. If you satisfied basic condition 2 का modified version, PY में minimum 120 days और पिछले 4 साल का total minimum 365, तो you are a resident but not ordinarily resident, वरना directly you are a non-resident. इस special case 1 में additional conditions are not applicable. And special case 2, you are an Indian citizen, you are earning income outside India but not paying tax outside India and your total income other than income from foreign sources is greater than 15 lakh rupees, तो deemed to be resident but not ordinarily resident, कोई conditions check करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। HUF firm AOP provisions are very simple. If your control and management is wholly in India, you are a resident. Partly in India, you are a resident. Wholly outside India, you are a non-resident. अगर आप HUF हो, then as a HUF, the moment you become a resident, तो जो and ordinary, not ordinary का कैलकुलेशन है, वो कर्ता का जो स्टेटस होता है ना, वो स्टेटस आपको सीधा कॉपी पेस्ट करना है। If the karta is and ordinarily resident, HUF is also the same and ordinarily. If the karta is not ordinarily resident, तो HUF is also not ordinarily resident. By chance अगर आपका HUF resident है but कर्ता non resident है, तो it is resident but not ordinarily resident. As far as a company is concerned, if you are an Indian company, a company incorporated in India, तो you are always treated as a resident. कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ पे है, शेयर होल्डर्स कहाँ के हैं, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ऑलवेज कंसिडर्ड एज ए रेजिडेंट। इफ यू आर अ फॉरेन कंपनी, तो ये वर्डिंग्स याद रख लेना। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पोयम, आपको आंसर में ये वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। इफ द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस जगह, इज इन इंडिया, तो यू आर अ रेसिडेंट। इफ द प्लेस इज आउटसाइड इंडिया, यू आर अ नॉन रेसिडेंट। इससे रिलेटेड डिटेल्ड प्रोविजन, डिटेल्ड सम सीए फाइनल लेवल पे आता है। सीए इंटर पे दे विल स्ट्रेट अवे गिव यू द इंफॉर्मेशन प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ पे है। एज एन एक्स्ट्रा थिंग अगर याद रखना हो तो याद रख लेना, जहां पे तुम्हारा मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग्स होता है वहां पे तुम्हारा पोयम होता है। योर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जहां पे तुम्हारा मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग्स होता है वहां पे तुम्हारा पोयम है। सो इफ द मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग्स आर इन इंडिया, तो पोयम इज इन इंडिया, मतलब ये फॉरेन कंपनी रेजिडेंट बन गया। इफ द मेजॉरिटी बोर्ड मीटिंग्स आर आउटसाइड इंडिया, तो पोयम इज आउटसाइड इंडिया, दैट मीन्स तुम्हारा फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट बन गया। वेरी ऑनेस्टली द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस मच डिटेल कमिंग अप इन द क्वेश्चन इज वेरी वेरी लेस, बट जस्ट याद रखने के लिए याद रख लेना, बोर्ड मीटिंग्स मेजॉरिटी कहां पे होता है उसके बेसिस पे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट डिसाइड होता है। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन में एओ, एनी अदर पर्सन में लोकल अथॉरिटी कवर हुआ, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन कवर हुआ, उनका प्रोविजंस तो एग्जैक्टली जो ऊपर अपने सेक्शन नंबर 6.2 में पढ़ा वही प्रोविजन है। सेक्शन 6.2
कंट्रोल मैनेजमेंट फुल्ली इन इंडिया और पार्टली इन इंडिया तो रेजिडेंट, फुल्ली आउटसाइड इंडिया तो नॉन रेजिडेंट। चलो, तो रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म हुआ, मतलब ये देखो आपके चैप्टर का सेक्शन नंबर 6 गेट्स ओवर, रेसिडेंशियल स्टेटस इज डन। नाउ सेक्शन 7, सेक्शन 8 एंड सेक्शन नंबर 9। सेक्शन 7 इनकम्स डीम्ड टू बी रिसीव्ड, मतलब इस सेक्शन में इनकम टैक्स एक्ट ने अज्यूम किया है कि ये वाली जो इनकम्स हमने इस सेक्शन में लिखी है, इट इज अज्यूम्ड कि तुमको मिल गई है। तुम्हारे बैंक अकाउंट में वो पैसा नहीं आया है, बट तुम्हारे नाम पे वो पैसा आ गया है। इट इज अज्यूम्ड दैट इट इज योर इनकम एंड डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय यू। एम्प्लॉयर मेक्स अ कॉन्ट्रीब्यूशन एवरी ईयर टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, पैसा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जाएगा, बैंक में नहीं जाएगा, बट रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अकाउंट तुम्हारे ही नाम का है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड एवरी ईयर इनटू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ये भी तुम्हारी इनकम है, बस तुम्हारे हाथ में बैंक में नहीं आती, तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाती है। एंड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन स्कीम, सेम लॉजिक कि तुम्हारे बैंक में नहीं आता, बट तुम्हारे नाम पे तुम्हारे अकाउंट में, पेंशन स्कीम के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। सो एज अ दिस, ये सब कुछ किसकी इनकम है? तो ये एम्प्लॉई की इनकम है। वो एम्प्लॉई नॉन रेजिडेंट हुआ या वो एम्प्लॉई रेजिडेंट हुआ, बट इट इज डीम्ड दैट इट इज रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉई, सो इट इज टैक्सेबल। एंड कितना टैक्सेबल होगा? तो ये सारा कुछ, ये तीनों के तीनों पॉइंट हम सैलरीज के चैप्टर में इन डेप्थ देखेंगे कि भाई कितना अमाउंट टैक्सेबल होता है। रेसिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर आपको बस सिर्फ इतना बोलता है कि ऐसा मान लिया कि ये रिसीव हो गया। सेक्शन नंबर 8, डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम विल ऑलवेज बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तुमने अपने बैलेंस शीट में ये शेयर्स या ये म्यूचुअल फंड का यूनिट्स जिसमें से डिविडेंड मिला, उसको स्टॉक इन ट्रेड दिखाया हो या इन्वेस्टमेंट दिखाया हो, डिविडेंड इज ऑलवेज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सेक्शन 8 इज ओनली टेलिंग यू कि भाई ये कौन से ईयर में टैक्स होगा। तो अगर ये इंटरिम डिविडेंड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं, 2 एनुअल जनरल मीटिंग, 2 एजीएम के बीच में ये डिविडेंड मिलता है, जिस पर्टिकुलर ईयर में शेयर होल्डर ने रिसीव किया, उसके पास पैसा आ गया, उस ईयर की इनकम मान लो। इफ द डिविडेंड इज फाइनल डिविडेंड, इट इज द डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन द एजीएम। अब एजीएम में शेयर होल्डर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोनों बैठे होते हैं। शेयर होल्डर्स अप्रूव करने के बाद ही फाइनल डिविडेंड का अमाउंट डिसाइड होता है। तो जिस ईयर में वो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, उसी ईयर की इनकम मान लो, रिसीव होने का वेट मत करो। इंटरिम डिविडेंड इज लाइक अ सेमी फाइनल डिविडेंड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर किया है, जब शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा तब वो उसको इनकम मान के उसको टैक्सेबल दिखाएगा। फाइनल डिविडेंड तो शेयर होल्डर ने खुद ने ही अप्रूव किया है, जिस साल में उसने डिक्लेयर कर दिया उसी साल की वो इनकम हो गई। अब वो डिविडेंड रिसीव करने का तुम्हें वेट करने की जरूरत नहीं है, जिस ईयर डिक्लेयर हुआ उसे टैक्सेबल बना दो। An important section, a section which you definitely should remember properly. Incomes deemed to accrue or arise in India. इसमें सारे पांचों के पांचों हेड्स ऑफ इनकम का बात हुआ है। हम इस पर्टिकुलर सेक्शन में अज्यूम कर रहे हैं दैट द इनकम इज अराइजिंग इन इंडिया। ये अज्यूम कर लिया कि इनकम इज अराइजिंग इन इंडिया, इसका मतलब ये इनकम बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली इंडिया में टैक्सेबल हो गया। फर्स्ट, एनी इनकम अराइजिंग थ्रू अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। अब बिजनेस कनेक्शन है इंडिया में, तो इनकम जो बिजनेस कनेक्शन के थ्रू आती है वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस कनेक्शन? नॉन रेजिडेंट इनकम कमा रहा है। कैसे इनकम कमा रहा है? एक रेजिडेंट बंदा है, एक्टिविटी डन बाय अ पर्सन वेयर उस बंदे के पास अथॉरिटी है टू फाइनलाइज कॉन्ट्रैक्ट्स, और उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नॉन रेजिडेंट को इनकम आ रही है। या फिर वो फाइनलाइज नहीं कर रहा है, बट ही इज प्लेइंग अ मेन रोल, ही इज प्लेइंग अ प्रिंसिपल रोल। कॉन्ट्रैक्ट का 80-85% काम वो रेजिडेंट बंदा कर रहा है, फाइनल साइन करने का काम नॉन रेजिडेंट कर रहा है, तो भी नॉन रेजिडेंट को उस कॉन्ट्रैक्ट में से आने वाली इनकम इज डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया, क्योंकि नॉन रेजिडेंट का बिजनेस कनेक्शन है। वो रेजिडेंट बंदा नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे इंडिया में गुड्स का स्टॉक मेंटेन करता है, इन्वेंट्री मेंटेन करता है।
उस नॉन रेजिडेंट के लिए इंडिया में ऑर्डर सिक्योर करता है, सेल्स ऑर्डर लेके आता है, तो रेसिडेंट बंदा ये सब कुछ नॉन रेसिडेंट के लिए करता है और ये रेजिडेंट बंदा एक्सक्लूसिवली नॉन रेजिडेंट के लिए ही काम करता है। नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज कर देता है या नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट मेन सारी चीजें कर देता है, कंक्लूड फाइनलाइज नॉन रेजिडेंट के लिए छोड़ देता है। नॉन रेजिडेंट का स्टॉक इन ट्रेड रेजिडेंट मेंटेन करता है, नॉन रेजिडेंट के लिए ऑर्डर लेके आता है, तो ये ऑर्डर की वजह से, ये स्टॉक इन ट्रेड की वजह से, ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करने की वजह से नॉन रेजिडेंट को जो इनकम जनरेट हुई वो रेजिडेंट की वजह से हुई, देयरफॉर इट इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। एक्सेप्शंस टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ बिजनेस कनेक्शन, अगर वो रेजिडेंट बंदा एक इंडिपेंडेंट स्टेटस रखता है, मतलब वो सिर्फ नॉन रेजिडेंट के लिए एक्सक्लूसिवली काम नहीं करता, उसका काम है स्टॉक इन ट्रेड मेंटेन करना, वो सबके लिए स्टॉक इन ट्रेड मेंटेन करता है, उसका काम है ऑर्डर सिक्योर करना, वो सबके लिए ऑर्डर सिक्योर करता है। इफ ही इज हैविंग अ इंडिपेंडेंट स्टेटस देन ही इज वर्किंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस। अब ऐसा रेजिडेंट जब नॉन रेजिडेंट के लिए काम करेगा तो नॉन रेजिडेंट के लिए बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। अगर बिजनेस कनेक्शन मानना है तो इट इज वेरी एसेंशियल कि वो रेजिडेंट बंदा एक्सक्लूसिवली वो नॉन रेजिडेंट के लिए ही काम करे। अगर वो नॉर्मल कोर्स में इंडिपेंडेंटली सभी के लिए काम करता है तो फिर इस नॉन रेजिडेंट के लिए हम बिजनेस कनेक्शन नहीं कंसिडर करेंगे। एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम ऑपरेशंस विच आर कन्फाइंड ओनली टू द परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करने के लिए सिर्फ इंडिया में गुड्स खरीदा है और फिर उसको एक्सपोर्ट कर दिया है, इस चीज को बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे। अगर वो नॉन रेजिडेंट जो है वो न्यूज़पेपर पब्लिश करता है, मैगजीन पब्लिश करता है या न्यूज एजेंसी चलाता है, तो इंडिया में जो न्यूज कलेक्ट करने का काम रेसिडेंट बंदा करेगा, वो न्यूज रेसिडेंट बंदा कलेक्ट करके नॉन रेजिडेंट को देगा, नॉन रेजिडेंट फिर उसको पब्लिश करेगा एज अ न्यूज एजेंसी, न्यूज़पेपर में पब्लिश करेगा। अब नॉन रेजिडेंट के लिए ये बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। अगर एक नॉन रेजिडेंट इंडिया में सिनेमेटोग्राफी फिल्म बना रहा है, मूवी बना रहा है और सिर्फ उसका शूटिंग कर रहा है इंडिया में, अब इस चीज के लिए वो नॉन रेजिडेंट जो है वो इंडिविजुअल होना चाहिए। अगर वो इंडिविजुअल है तो ही इज अ नॉन रेजिडेंट, वो तो पक्का ही है, एंड इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर मूवी शूट करने वाला नॉन रेजिडेंट एक पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसका कोई भी पार्टनर इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए या इंडिया का रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। अगर नॉन रेजिडेंट कंपनी है तो उसका कोई भी शेयर होल्डर इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए, इंडिया का रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। अब ये नॉन रेजिडेंट इंडिया में सिनेमेटोग्राफी फिल्म शूट करेगा और उसके लिए रेजिडेंट लोगों से जो भी हेल्प लेगा, ये सिनेमेटोग्राफी फिल्म शूट करने का काम बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। एंड अ फॉरेन कंपनी, ये एक बार एग्जाम में छोटा सा एक मार्क का 2 मार्क का एक छोटा सा सवाल पूछा था, थियरी क्वेश्चन पूछा था। इफ अ फॉरेन कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ माइनिंग ऑफ डायमंड, देन the activities that they are doing are confined, restricted to displaying uncut, unassorted diamond in any specially notified zone. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी पर्टिकुलर एरिया को स्पेशल नोटिफाइड जोन का दर्जा दे देगी, उस जगह पे अनकट डायमंड, अनअसॉर्टेड डायमंड का सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है। ये डायमंड का माइनिंग वो नॉन रेजिडेंट कर रहा है, सॉरी वो फॉरेन कंपनी कर रही है। अब इस फॉरेन कंपनी को जो इनकम आएगी वो बिजनेस कनेक्शन नहीं मानी जाएगी, सेक्शन 9 विल नॉट अप्लाई। सेकेंड पॉइंट, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। बिजनेस कनेक्शन का पॉइंट खत्म हो गया। एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम अ प्रॉपर्टी, एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। इंडियन कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए, इंडिया में एक रूम खरीदा और उसको रेंट पे दे दिया, उस रूम को बेच के कैपिटल गेन्स कमाया, इंडिया के शेयर्स में से डिविडेंड मिला, खैर डिविडेंड तो एक अलग पॉइंट है ही। सो एनी एसेट, एनी प्रॉपर्टी, एनी सोर्स ऑफ इनकम लोकेटेड इन इंडिया,
उसमें से आने वाला इनकम, वो इनकम कैपिटल गेन्स भी हो सकता है, वो इनकम रेंट इंटरेस्ट जैसा इनकम भी हो सकता है, इज दिस इनकम इज डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया। कमाने वाला कोई भी हो, टैक्सेबल इन इंडिया। अगर आप सर्विसेज रेंडर कर रहे हो इंडिया में, अगर आप रेस्ट पीरियड ले रहे हो इंडिया में, और वो रेस्ट पीरियड के लिए, वो सर्विसेज के लिए आपको सैलरी मिल रहा है, देन दैट सैलरी इज ऑल्सो डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया। काम इंडिया में किया। इफ इंडियन गवर्नमेंट इज पेइंग सैलरी टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, तो सिटीजन ऑफ इंडिया है, इंडिया के बाहर काम कर रहा है, तो नेचुरली उसका सैलरी इंडिया के बाहर अक्रू होना चाहिए। बट अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैलरी मिला तो हम बोलेंगे दिस सैलरी इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, एंड देयरफॉर इट मींस सेक्शन 9 विल बिकम एप्लीकेबल। डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, तो शेयर होल्डर इंडिया के बाहर बैठा है, उसको उसके फॉरेन बैंक अकाउंट में हमने डिविडेंड पे कर दिया, लेकिन डिविडेंड पे करने वाला कंपनी इंडियन कंपनी था, टीसीएस था, बजाज था, अल्ट्राटेक सीमेंट था, इंडिया का कंपनी था, तो इंडियन कंपनी ने डिविडेंड पे किया, भले उसको रिसीव आउटसाइड इंडिया किया था, इट इज डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया। पॉइंट नंबर 6, नेक्स्ट पेज पे जो टेबल है उसमें से पढ़ते हैं। एनी सम ऑफ मनी दैट इज रिसीव्ड फॉर नो कंसिडरेशन, अब दिस अमाउंट विच इज रिसीव्ड फॉर नो कंसिडरेशन is going to be taxable for you as income from other sources, section 56 subsection 2 clause number 10। ये sum of money जो तुमको मिलता है for no consideration, गिफ्ट के तौर पे, that amount should be greater than 50,000 rupees, not from one single person, in aggregate जितने भी लोगों से तुमको ये sum of money मिला for no consideration, अगर उसका total amount 50,000 से ज्यादा है, लेकिन now the twist here is that amount is received outside India, but the one who is paying the amount is a resident of India, या फिर the one who is paying the amount is the one who is receiving the amount is a non-resident or a foreign company or a resident but not ordinarily resident, then this income is deemed to accrue or arise in India। मतलब इस पॉइंट का सिंपल कंक्लूजन ऐसा निकल के आता है कि the one who is paying this money is a resident and ordinarily resident, the one who is receiving this money is either a non-resident or a resident but not ordinarily resident or a foreign company। in fact ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, ये ट्रांजैक्शन द अमाउंट इज रिसीव्ड ऑल्सो आउटसाइड इंडिया। तो कोई ऐसा टेक्निकल आर्ग्यूमेंट दे सकता है कि हम खुद इंडिया के बाहर है एज द रिसीवर, हम खुद नॉन रेसिडेंट है, हम खुद इंडिया के बाहर है, एंड द अमाउंट इज रिसीव्ड ऑल्सो आउटसाइड इंडिया, तो हमारे लिए टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। नहीं, हम बोल रहे हैं कि ये जो गिफ्ट है ना, वो ओरिजिनेट हुआ इंडिया से, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट से, तो इस वाले अमाउंट के लिए हमने सेक्शन 9 अप्लाई कर दिया, मतलब रिसीवर के लिए ये अमाउंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। लास्ट 3 इनकम्स रिमेनिंग, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इंटरेस्ट मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रॉयल्टी मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मिलता है, तो सेक्शन 9 इज एप्लीकेबल। हर एक जगह पे इस टेबल में जहां पे मैंने येस लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है भाई सेक्शन 9 एप्लीकेबल है, भाई टैक्सेबल हो जाएगा इनकम। अगर आपको रॉयल्टी पे करने वाला बंदा रेजिडेंट है, इंटरेस्ट पे करने वाला बंदा रेजिडेंट है, फीस पे करने वाला बंदा रेजिडेंट है, तो उस रेजिडेंट बंदे ने आपसे लोन लिया है, इसलिए वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है। आपसे पेटेंट लिया है, ट्रेडमार्क लिया है, इसलिए वो आपको रॉयल्टी दे रहा है। ही हैज टेकन सम टेक्निकल सर्विस फ्रॉम यू, सो देयरफॉर ही इज पेइंग फीस टू यू। अब सोचो कि वो जो लोन है, वो जो पेटेंट है, वो जो टेक्निकल सर्विस है, वो सब कहां पे यूज हुआ? इफ इट इज यूज्ड इन इंडिया either to earn PGBP income or maybe to earn any other income like house property, other sources, तो section 9 is applicable for the receiver.
इंटरेस्ट इनकम इज डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया क्योंकि लोन इंडिया में यूज हुई। रॉयल्टी इनकम इज डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया क्योंकि रॉयल्टी जिस पेटेंट पे मिला वो पेटेंट इंडिया में यूज हुआ। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज इज डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया क्योंकि वो टेक्निकल सर्विस इंडिया में यूज हुई। लेकिन अगर इंडिया के बाहर वो लोन यूज हुआ, इंडिया के बाहर वो पेटेंट यूज हुआ, इंडिया के बाहर वो टेक्निकल सर्विसेज यूज हुई, या तो बिजनेस करने के लिए या कोई और इनकम कमाने के लिए, तो सेक्शन 9 इज नॉट एप्लीकेबल। इंटरेस्ट इनकम इंडिया में अक्रू नहीं होगी, रॉयल्टी इनकम इंडिया में अक्रू नहीं होगी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस इंडिया में अक्रू नहीं होगी। इट विल नॉट बी टैक्सेबल इन इंडिया फॉर द रिसीवर इफ द पेयर इज अ नॉन रेसिडेंट। तो वी आर अगेन गोइंग टू चेक द सेम थिंग, लोन किधर यूज हुआ, पेटेंट किधर यूज हुआ, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस किधर यूज हुआ, बट यहां पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, उस पर ध्यान देना। इफ द लोन is used for business activities in India, if the patent is used for business activity in India, if the technical services are used for business activity in India, और वो इंटरेस्ट पे करने वाला बंदा नॉन रेजिडेंट है, रॉयल्टी पे करने वाला बंदा नॉन रेजिडेंट है, फीस पे करने वाला बंदा नॉन रेजिडेंट है, आपकी इनकम इज डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया। अगर इंडिया के बाहर वो लोन यूज हुआ, पेटेंट यूज हुआ, टेक्निकल सर्विस यूज हुआ, तो पे करने वाला बंदा नॉन रेजिडेंट है, आपका लोन लेकर वो इंडिया के बाहर यूज कर रहा है उसको, आपकी इंटरेस्ट इनकम, रॉयल्टी इनकम, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन अगर पेयर नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट, एंड ही वांट्स टू अर्न एनी अदर इनकम इन इंडिया, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन्स, तो रॉयल्टी and fees for technical services deemed to accrue in India, लेकिन interest not deemed to accrue in India. So the only odd thing here is this no जो मैंने सर्कल करके लिखा। जो लेंडर है ना, उस लेंडर ने नॉन रेसिडेंट को लोन दिया है, नॉन रेसिडेंट उस लोन में से एनी अदर इनकम कमाना चाहता है इन इंडिया। अब ये नॉन रेसिडेंट जो इस लेंडर को इंटरेस्ट पे करेगा, ये इंटरेस्ट हमने सेक्शन 9 में इंक्लूड नहीं किया। मतलब हमने ये लेंडर को बोल दिया, भाई तेरे लिए ये वाला इंटरेस्ट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, क्योंकि तूने जिसको लोन दिया था वो नॉन रेसिडेंट है। वो नॉन रेसिडेंट एनी अदर इनकम कमाने के लिए इंडिया में वो लोन का पैसा लेके आ रहा है, तो इंडियन इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हो रहा है, तो हमने लेंडर को माफ कर दिया, बोला तेरा इंटरेस्ट नॉट टैक्सेबल। हाँ गाइज, याद रखना, अगर ये नॉन रेसिडेंट इंडिया में बिजनेस और प्रोफेशन एक्टिविटी करने आ रहा होगा, तो भले ही इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा हो, बट नॉन रेसिडेंट इंडिया में बिजनेस करने आ रहा है, अब मैं उस लेंडर को माफ नहीं करूंगा, अब मैं उस लेंडर को बोलूंगा तेरी इंटरेस्ट इनकम इंडिया में टैक्सेबल। सो अगर आप इस पूरे टेबल को शांति से देखो ना, तो एक पैटर्न दिखेगा। गवर्नमेंट से मिलने वाला इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस हमेशा टैक्सेबल। रेजिडेंट बंदा पे करेगा, रेजिडेंट बंदा पे करेगा, और वो लोन, पेटेंट, ट्रेडमार्क, टेक्निकल सर्विस इंडिया में यूज होगा, तुम्हारी इनकम टैक्सेबल। इंडिया के बाहर यूज होगा, तुम्हारी इनकम नॉट टैक्सेबल। नॉन रेजिडेंट बंदा पे करेगा, और वो लोन, टेक्निकल सर्विस, पेटेंट इंडिया में बिजनेस करने के लिए यूज हुआ, तुम्हारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल। इंडिया के बाहर कोई भी इनकम, बिजनेस या अदर इनकम कमाने के लिए यूज हुआ, तुम्हारी इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस नॉट टैक्सेबल। इंडिया में एनी अदर इनकम कमाने के लिए नॉन रेजिडेंट ने तुमसे लोन लिया, तुमसे पेटेंट लिया, तुमसे टेक्निकल सर्विस लिया, लेकिन इंडिया में यूज करने के लिए, तो लोन पे जो इंटरेस्ट मिला आपको नॉट टैक्सेबल फॉर यू, रॉयल्टी मिला, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मिला, सेक्शन 9 एप्लीकेबल हो गया, बिकम्स टैक्सेबल फॉर यू। आई होप इट इज क्लियर। चलो, तो दैट मीन्स वी आर एट द एंड ऑफ द चैप्टर। सेक्शन 6 रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करता है। सेक्शन 7 डीम्ड टू बी रिसीव्ड इनकम, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड, प्रोविडेंट फंड और पेंशन स्कीम वाला सेक्शन। सेक्शन 8 डिविडेंड इनकम। सेक्शन 9 इनकम डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया,
बिजनेस कनेक्शन वाला पॉइंट, डिविडेंड पेएबल बाय इंडियन कंपनी, सैलरी पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर सर्विस आउटसाइड इंडिया, सर्विसेज इन इंडिया, प्रॉपर्टी एसेट सोर्स लोकेटेड इन इंडिया, ये इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, सेक्शन 9 वाली इनकम्स। अब सेक्शन 5 जिसके बेस पे सम्स आते हैं, और तुम देख लो नवंबर 23 में सम, मई 24 में सम, सितंबर 24 में सम। हाउ विल यू सिंप्लीफाई दिस सेक्शन? देखो मैंने एक काइंड ऑफ शॉर्टकट बनाने का कोशिश किया है। मैंने एक वर्ड बनाया, एक हेडिंग बनाया, इंडियन इनकम। अब इंडियन इनकम में क्या क्या आता है? तो इंडियन इनकम कवर्स इनकम अक्रूड इन इंडिया। मैंने इंडिया में लेक्चर लिया, तुमने इंडिया में गुड्स बेचा, किसी ने इंडिया में जॉब किया, डायरेक्टली अक्रूइंग इन इंडिया। इनकम डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया, जो सेक्शन 9 का बड़ा सा डिस्कशन किया हमने। इनकम अक्रूड आउटसाइड बट रिसीव्ड इन इंडिया, मैंने लेक्चर इंडिया के बाहर लिया, किसी ने सर्विस इंडिया के बाहर दिया लेकिन पैसा इधर इंडिया के बैंक अकाउंट में ले लिया, तो रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, प्रोविडेंट फंड वाला अपना सेक्शन 7 वाली इनकम्स। ये 4 इनकम्स को मैंने इंडियन इनकम्स का शॉर्ट फॉर्म दे दिया। इंडियन इनकम्स रीजनेबली इजी टू अंडरस्टैंड। वेयर आई वुड वांट अ स्टूडेंट टू प्रॉपरली पे अटेंशन इज दिस फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम में मैंने FI1, FI2 एंड FI3 ऐसे 3 कैटेगराइजेशन किए। व्हाट इज FI1? इनकम अदर देन PGBP। इनकम अदर देन PGBP मतलब सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स एंड IFRS। अक्रूड भी बाहर, रिसीव्ड भी बाहर। दुबई में जॉब किया, वहीं पे सैलरी रिसीव किया। कनाडा में प्रॉपर्टी है, वहीं पे रेंट रिसीव किया। जर्मनी के कंपनी के शेयर्स बेचे, जर्मनी के बैंक अकाउंट में ही वो पैसा रिसीव कर लिया। अक्रूड भी आउटसाइड, रिसीव्ड भी आउटसाइड, वो FI1। FI2 एंड FI3 तुम देख सकते हो हेडिंग पे से ही बिजनेस इनकम का बात हो रहा है। अदर देन बिजनेस तो हमने FI1 में डाल दिया ना। FI2 अक्रूड आउटसाइड, रिसीव्ड आउटसाइड, सेटअप भी आउटसाइड, कंट्रोल भी आउटसाइड, सब कुछ आउटसाइड। माल बेचा मलेशिया में, सिंगापुर के बैंक अकाउंट में पैसा लिया, और मेरा बिजनेस का सेटअप मॉरिशस में था। अक्रूड आउटसाइड, रिसीव्ड आउटसाइड, सेटअप भी आउटसाइड। FI3 अक्रूड आउटसाइड, रिसीव्ड आउटसाइड, लेकिन सेटअप कंट्रोल इंडिया में। मलेशिया में गुड्स बेचा, सिंगापुर के बैंक अकाउंट में पैसा लिया, लेकिन बिजनेस का सेटअप कलकत्ता में था, प्रोफेशन का सेटअप अहमदाबाद में था, इंडिया में था, तो वो मैंने FI3 बता दिया। देखो ये शॉर्ट फॉर्म्स थोड़े याद रखना जरूरी है। II इंडियन इनकम, अक्रूड इन इंडिया, डीम टू अक्रू इन इंडिया। अक्रूड बाहर बट रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ये II इंडियन इनकम। फॉरेन इनकम FI। FI1 अदर देन बिजनेस इनकम, अक्रूड भी बाहर, रिसीव्ड भी बाहर। FI2 बिजनेस इनकम, अक्रूड बाहर, रिसीव्ड बाहर, सेटअप कंट्रोल भी बाहर। FI3 अक्रूड बाहर, रिसीव्ड बाहर, बट सेटअप इंडिया में है, कंट्रोल इंडिया में है। अब ये शॉर्ट फॉर्म्स का यूज कैसे करना है? गाइस इफ इट इज इंडियन इनकम II, तो भाई वो तो सभी के लिए टैक्सेबल है ना। इंडियन इनकम मतलब वो इनकम जो इंडिया में अक्रू होती है, इंडिया में डीम टू अक्रू होती है, फिर तुम रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, ऑर्डिनरीली या नॉट ऑर्डिनरीली, सभी के लिए टैक्सेबल। FI1 इनकम अदर देन PGBP, अक्रूड आउटसाइड, रिसीव्ड आउटसाइड, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, नॉट टैक्सेबल, नॉन रेसिडेंट, नॉट टैक्सेबल, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट टैक्सेबल। FI2 अक्रूड भी बाहर, बिजनेस इनकम, अक्रूड भी बाहर, रिसीव्ड भी बाहर, सेटअप कंट्रोल भी बाहर, नॉन रेसिडेंट नॉट टैक्सेबल, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट नॉट टैक्सेबल, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट टैक्सेबल। लास्ट वाली इनकम FI3 अक्रूड बाहर, रिसीव्ड बाहर, बट बिजनेस का कंट्रोल, बिजनेस का सेटअप इंडिया में,
ये सिर्फ नॉन रेजिडेंट के लिए नॉट टैक्सेबल, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरली, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली सबके लिए टैक्सेबल। अच्छा, इफ दिस मच इज क्लियर, इस टेबल को फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, इस टेबल को फर्दर सिंप्लीफाई करो। देखो कैसे, इफ यू आर अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम, सब कुछ तुम्हारे लिए टैक्सेबल होगा। ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल फॉर यू, कहीं पे भी कमाओ, कहीं पे भी सेटअप हो। नंबर 2, इफ यू आर अ नॉन रेसिडेंट, तो फॉरेन में आने वाली कोई भी इनकम, पीजीबीपी, नॉन पीजीबीपी, इफ इट इज अक्रूड आउटसाइड, रिसीव्ड आउटसाइड, सेटअप बिजनेस का किधर भी होने दो, अक्रूड आउटसाइड, रिसीव्ड आउटसाइड, नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। इंडिया में एनआर के लिए सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी, इंडिया में नॉन रेजिडेंट के लिए सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी। अक्रूड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया। अक्रूड इंडिया में हुआ तो टैक्स कर दो, अक्रू भले इंडिया के बाहर हुआ लेकिन इंडिया में रिसीव हो गया तो टैक्स कर दो। एंड थर्ड, इफ यू आर अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, इंडियन इनकम टैक्सेबल, बिजनेस इनकम आउटसाइड इंडिया लेकिन सेटअप अगर इंडिया में है तो टैक्सेबल, बाकी सारी फॉरेन इनकम्स नॉट टैक्सेबल। तो पहला स्टेटस रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, पहला स्टेटस रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, उस बंदे के लिए ग्लोबल इनकम्स आर टैक्सेबल इन इंडिया। तीसरा स्टेटस नॉन रेसिडेंट, उसके लिए सिर्फ इंडियन इनकम्स आर टैक्सेबल इन इंडिया, फॉरेन इनकम्स नॉट टैक्सेबल। बिजनेस का सेटअप किधर भी होने दो, मारो गोली, अक्रूड आउटसाइड, रिसीव्ड आउटसाइड, नॉट टैक्सेबल। थर्ड स्टेटस रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, इंडियन इनकम इंडिया में टैक्सेबल। FI3, अब FI3 मतलब अक्रू भले बाहर हुआ, रिसीव भले बाहर हुआ, बट सेटअप इंडिया में है तो टैक्सेबल, बाकी सब कुछ नॉट टैक्सेबल। ओके, एन इंपॉर्टेंट नोट, ये जो मैंने अब भी आपके साथ डिस्कस किया ना, मैं इस शॉर्टकट का बात कर रहा था, ये वाला शॉर्टकट, ये याद रख लोगे ना तो भी काम हो जाएगा। ओके, लास्ट थिंग टू डिस्कस, इंपॉर्टेंट नोट, देखो अगर इनकम इंडिया के बाहर आती है अक्रूड आउटसाइड और इंडिया के बाहर रिसीव होती है तो टैक्सेबल है या नॉट टैक्सेबल है? सर वो डिपेंड करता है बंदा कौन है, बिजनेस का कंट्रोल किधर है, सेटअप किधर है। अक्रू इंडिया के बाहर हुआ, रिसीव इंडिया के बाहर हुआ, सेटअप इंडिया में हो सकता है, सेटअप इंडिया के बाहर हो सकता है। तुम एंड ऑर्डिनरी वाले रेसिडेंट हो सकते हो, तुम नॉट ऑर्डिनरी वाले रेसिडेंट हो सकते हो, या तुम नॉन रेसिडेंट हो सकते हो। अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे से पता चलेगा या तो टैक्सेबल या तो नॉट टैक्सेबल। लेकिन वो पैसा जब तुम इंडिया में रेमिट करोगे, रेमिट करना अलग होता है, रिसीव करना अलग होता है। एक बार इनकम तुम्हारे काबू में आ गई, तुम्हारे कंट्रोल में आ गई, तुम्हारे पास पहली बार तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ गई, उसको रिसीव्ड बोलते हैं। बट फिर तुमने अपने एक बैंक अकाउंट से निकाल के दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया, ये रेमिट है। अब अगर तुम इंडिया में उसको रेमिट करते हो तो करंट ईयर की इनकम करंट ईयर में रेमिट करोगे या पास्ट ईयर की इनकम करंट ईयर में रेमिट करोगे, रेमिटेंस वाली इवेंट पे हम टैक्स नहीं लेने वाले। अगर वो इनकम पुराने साल की थी तब टैक्स हुई थी या नहीं हुई थी, डिपेंड्स, लेकिन करंट ईयर में तुम उसको रेमिट करके इंडिया में लेके आते हो, हम रेमिटेंस पे टैक्स नहीं लेंगे। इनकम तुमने करंट ईयर में ही कमाई है, करंट ईयर में कमाई किधर सर? आउटसाइड इंडिया। रिसीव किधर हुई? रिसीव किधर हुई? आउटसाइड इंडिया। टैक्स लगा या नहीं लगा? सर डिपेंड्स। लेकिन इनकम कमाई सितंबर में 2024 और 2-3 महीने बाद इसी साल करंट ईयर में ही तुमने उसको इंडिया में रेमिट कर दिया, मैं टैक्स लगाऊंगा तो रिसीव्ड और अक्रूड के बेसिस पे लगाऊंगा, वरना नहीं लगाऊंगा। रेमिट वाले इवेंट पे तो टैक्स नहीं ही लगेगा। सो इफ यू कैन लिसन टू व्हाट आई एम स्पीकिंग नेक्स्ट, दिस विल मेक इट वेरी क्लियर। एक नॉन रेजिडेंट है जिसकी इनकम अक्रूड आउटसाइड, रिसीव्ड आउटसाइड इन द मंथ ऑफ सितंबर, अपने आप से पूछो टैक्सेबल है या नहीं। एक नॉन रेजिडेंट है जिसकी इनकम अक्रूड आउटसाइड, रिसीव्ड आउटसाइड, ये FI फॉरेन इनकम हो गई, नॉन रेजिडेंट है, नॉट टैक्सेबल।
सितंबर 2024 में उसको वो पैसा मिला। 3 महीने बाद दिसंबर 2024 में उस नॉन रेजिडेंट ने वो इनकम अपने फॉरेन बैंक अकाउंट से इंडिया के बैंक अकाउंट में रेमिट करी। अब दिसंबर में रेमिट वाली इवेंट हुई। जस्ट बिकॉज पैसा इंडिया में आया मैं टैक्स करूंगा? ना सर, रेमिट पे तो टैक्स लगता ही नहीं है। टैक्स लगेगा तो रिसीव्ड वाले इवेंट पे लगेगा, अक्रूड वाले इवेंट पे लगेगा। चलो, तो रेजिडेंशियल स्टेटस गेट्स ओवर विद दिस, बट एज ऑलवेज रेजिडेंशियल स्टेटस का वाइप चेक। क्वेश्चंस में क्या क्या ध्यान रखना है, सेक्शन 9 बराबर से याद रखो गाइस। सेक्शन 9 के छोटे छोटे पॉइंट्स, प्रॉपर्टी एसेट सोर्स लोकेटेड इन इंडिया, सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में एक इनकम, 2 इनकम सेक्शन 9 की इनकम्स होती है। अगर सेक्शन 9 बराबर से याद रख लिया, उसका हेडिंग बराबर से याद रख लिया, डीम टू अकर इन इंडिया, तो यू विल बी इजीली एबल टू मेक इट टैक्सेबल फॉर ऑल 3 स्टेटसेस। कभी कभी सेक्शन में लिखा होता, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी लोकेटेड इन लंडन, सैलरी इनकम, सैलरी रिसीव्ड। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपको मिलना चाहिए वो स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने के बाद टैक्सेबल बनाना। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 लाख, तो 1 लाख टैक्सेबल नहीं है, 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद 70,000 टैक्सेबल है। सैलरी रिसीव्ड 4 lakhs, 4 लाख इज नॉट टैक्सेबल। 4 लाख में से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने के बाद 3.5 लाख टैक्सेबल। डिफॉल्ट रेजिम हुआ तो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो रेंट, सैलरी जैसी वर्ड्स लिखे होंगे ना, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद सोल्यूशन में अमाउंट को इंक्लूड करना। रेमिटेंस ऑफ इनकम इज नॉट टैक्सेबल, बहुत ही पुराना एडजस्टमेंट है। पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम रेमिटेड टू इंडिया। पास्ट में फॉरेन इनकम थी लेकिन अनटैक्स्ड थी इंडिया में, अब वो उसको तुमने इंडिया में रेमिट किया, लेकिन वो रेमिट है, रेमिट पे टैक्स नहीं लगता। एग्रीकल्चर इनकम के बारे में हम सब जानते हैं कि इट इज एग्जेम्प्ट, बट द स्मॉल डिटेल टू रिमेंबर इज दैट एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट। फिर वो जो एग्जेम्प्ट है वो तीनों के तीनों रेजिडेंशियल स्टेटसेस के लिए एग्जेम्प्ट है। देन इट इज एग्जेम्प्ट फॉर ऑल द 3 स्टेटसेस। बट इफ योर एग्रीकल्चर इनकम इज अर्न्ड आउटसाइड इंडिया, तो इनकम अर्न्ड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, तुम्हारी FI फॉरेन इनकम की डेफिनेशन में आ जाएगी। तो भाई ओनली इफ यू आर अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट तो ही ये इनकम टैक्सेबल होगी। इट विल नॉट बी टैक्सेबल फॉर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, उनके लिए टैक्सेबल नहीं होगी। वाइल डिटरमाइनिंग रेजिडेंशियल स्टेटस, ये छोटा सा पॉइंट आंसर ड्राफ्टिंग के एंगल से मैंने लिखा है। सबसे पहले प्रोविजन मेंशन करो। इफ यू आर डिसाइडिंग कि ये इंडिविजुअल रेजिडेंट है, क्यों? क्योंकि उसने वो 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो पहले वो कंडीशन लिखो, फिर लिखो कि ही इज इन इंडिया फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, दैट इज सो मेनी नंबर ऑफ डेज, एग्जैक्ट डेज लिखना, एग्जैक्ट डेज काउंट करके लिखना। यू कैनॉट राइट अ वेग आंसर ग्रेटर देन 182, वो तो सबको दिखता है ग्रेटर देन 182। तुमने क्या किया उसमें, तुमने कैलकुलेट करके प्रूव किया कि हाँ भाई 250 दिन इंडिया में रहा, 278 डेज इंडिया में रहा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना। अगर आप स्पेशल केस 1 स्पेशल केस 2 अप्लाई कर रहे हो तो इंस्टीट्यूट के आंसर्स में आप देखोगे सबसे पहले वो स्पेशल केस 1 स्पेशल केस 2 का ड्राफ्टिंग किया हुआ है। एज अ स्टूडेंट लीगल ड्राफ्टिंग ना कर पाओ, बट एग्जैक्ट वर्डिंग्स ना लिख पाओ तो भी वर्ड्स अपने वर्ड्स में, लेकिन पहले प्रोविजन लिखो, फिर नीचे दिखाओ कि हाँ हमने इस तरीके से इस प्रोविजन को अप्लाई किया है। this improves your presentation, and so the examiner also comes to know कि तुम्हें प्रोविजन भी आता है और उसको अप्लाई करना भी आता है, then it's a better chance that you will score marks। उसी तरीके से अगर क्वेश्चन आया सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जो आखिर में किया ना IIFI वाला सेक्शन नंबर 5, तो अगर पॉसिबल हो तो सेक्शन 5 पहले इन शॉर्ट लिख लो कि फॉर अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ऑल इनकम्स आर टैक्सेबल, फॉर अ नॉन रेजिडेंट ओनली दीज इनकम्स आर टैक्सेबल। पहले सेक्शन इन शॉर्ट लिख लो, फिर सम सॉल्व करो। चलो, तो दिस रैप्स अप आवर रेजिडेंशियल स्टेटस का पूरा डिस्कशन। ये वाइब चेक वाला सारे पॉइंट्स स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके लिख लेना, एंड वंस दिस थिंग इज डन I'll see you in the next video. Hit the like button and
subscribe to the channel. Tata, bye bye, happy studying.